हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा चैम्बर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं सेक्शन 6, 7 और 8 के प्रोविजंस को डिस्कस। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर हम देखने वाले हैं लीगल डिसेबिलिटी किसे कहते हैं। लीगल डिसेबिलिटी इज द वांट ऑफ लीगल क्वालिफिकेशन। लीगल क्वालिफिकेशन होती है किसी एक्ट को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एटसेट्रा। बट इनेबिलिटी जो है वो डिफरेंट टर्म है, वो डिफरेंट है बिल्कुल ही लीगल डिसेबिलिटी से, क्योंकि इनेबिलिटी का मतलब होता है फिजिकली इनकैपेसिटी टू एक्ट। मतलब कोई बंदा फिजिकली इनकैपेबल है किसी एक्ट को परफॉर्म करने के लिए, उसको इनेबिलिटी कहा जाता है। जैसे कि किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, ऐसा कुछ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डिसेबिलिटीज होती कितने तरीके की है। तो सेक्शन 6 के अंदर 3 तरीके की डिसेबिलिटीज मेंशन की गई हैं। वो है माइनर, इंसैनिटी और इडियट। ये 3 तरीके की जो डिसेबिलिटीज है वो मेंशन की गई है सेक्शन 6 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963। और कोई भी जो डिसेबिलिटी है उसको इस सेक्शन के अंदर रिकॉग्नाइज्ड नहीं किया गया है। अब समझते हैं सबसे पहली जो लीगल डिसेबिलिटी है वो है माइनॉरिटी या फिर माइनर। अगर हम इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 देखें तो उसके अंदर हमें माइनर की डेफिनेशन दी गई है कि माइनर इज अ पर्सन हु हैज नॉट अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स। जिसने अभी तक 18 ईयर्स की एज को अटेन नहीं किया है वो क्या है, वो माइनर है। अब डिसेबिलिटी है वो है इंसैनिटी। इंसैनिटी का मतलब है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति किसी भी चीज जो फैंटेसी और रियलिटी है उसके बीच डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा, उसका माइंड इतना सक्षम नहीं है कि वो उनके अंदर डिफरेंशिएट कर पाए, तो उसको बोलते हैं इंसैनिटी। अब इसके अंदर दो केस है। पहला केस है एस के यादव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2009 का केस। जिस केस के अंदर क्या इस केस के अंदर क्या हेल्ड हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो लॉ है ना वो सिर्फ और सिर्फ लीगल इंसैनिटी को रिकॉग्नाइज करता है। मेडिकल इंसैनिटी का जो कंसेप्ट है वो लॉ के अंदर रिकॉग्नाइज्ड नहीं किया गया है। और जो सेकंड केस है वो था हरि सिंह गोंद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2018 का केस। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो इंसैनिटी है उसको 4 फर्दर कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज्ड कर दिया था। पहला उन्होंने कहा था कि एक इडियट, और सेकंड थी नॉन कॉम्पोज मेंटिस बाय इलनेस। इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन अनेबल है किसी चीज को थिंक करने के लिए क्लियरली। और थर्ड जो थी वो थी ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक हम सबको पता है जो एक्ट करता है लाइक क्रेजी, और जो क्लिनिकली इंसेन व्यक्ति होते हैं उनको ल्यूनेटिक कहा जाता है। और लास्ट था ड्रंक। तो ये थी सुप्रीम कोर्ट के थ्रू इस केस के अंदर कैटेगराइज्ड की गई 4 कैटेगरीज इंसैनिटी के रिगार्डिंग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जो बात करता है इडियट। इडियट भी सेक्शन 6 के अंदर एक डिसेबिलिटी है। इडियट का मतलब होता है एक्सट्रीमली फुलिश पर्सन, जो कि वो अपने बर्थ से ही होता है। अब बात करते हैं मेन जो हमारा है लिमिटेशन का सेक्शन 6, वो क्या बोलता है, उसके प्रोविजंस को ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले जो सेक्शन 6 है वो इनिशियल लीगल डिसेबिलिटी की बात करता है। इसके अंदर 3 तरीके की डिसेबिलिटीज बताई गई हैं, माइनॉरिटी, इंसैनिटी और जो व्यक्ति इडियट होते हैं उनको। अब देखते हैं सबसे पहला क्लॉज, इफ पर्सन इज एंटाइटल्ड टू सूट। अगर व्यक्ति एंटाइटल है सूट फाइल करने के लिए, लेकिन उसी टाइम क्या होता है वो इन तीनों में से किसी एक या फिर तीनों तरीके की डिसेबिलिटी से ग्रसित है, तो जो उसका प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है वो क्या है, सीज्ड उस शुरू होगा तब से जब इसकी जो डिसेबिलिटीज हैं वो सीज्ड हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल जैसे आज कोई कॉज ऑफ एक्शन राइज होता है, आज कोई कॉज ऑफ एक्शन राइज होता है ए और बी के बीच में। अब जो ए है वो क्या है, वो माइनर है, वो सूट फाइल नहीं कर सकता।
और अब उसका जो सूट फाइल करने का जो टाइम पीरियड है वो कब तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा, तब तक जब तक उसकी वो सीज नहीं हो जाती डिसेबिलिटी। जब उसकी डिसेबिलिटी सीज होगी ना, जिस दिन उसकी डिसेबिलिटी सीज हुई उस अगले दिन से क्या है, जब वो मेजर हो जाएगा उस अगले दिन से क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 6 के क्लोज 2 की, जो बात करता है अगर कोई व्यक्ति क्या है सफर कर रहा है दो तरीके की डिसेबिलिटीज से, तो वो क्या होगा, उसका जो लिमिटेशन है वो तब शुरू होगा, लिमिटेशन पीरियड उसके तब शुरू होगा जब वो उसकी दोनों तरीके की जो डिसेबिलिटीज हैं वो सीज हो जाएंगी। और उसके आगे एक और एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि अगर वो व्यक्ति क्या है सफर कर रहा है एक डिसेबिलिटी से, लेकिन वो क्या होता है उसकी डिसेबिलिटी खत्म होने से पहले ही उसको दूसरे तरीके की डिसेबिलिटी और मतलब अफेक्ट कर जाती है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब दोनों तरीके की उसकी जो डिसेबिलिटीज हैं वो सीज हो जाएंगी, उसके बाद से उसका जो टाइम पीरियड है वो शुरू होगा सूट इंस्टीट्यूट करने का। अब बात करते हैं सेक्शन सेक्शन 6 के आगे वाले क्लोज करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग अब इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हैं। आप लोग शिक्षा चैम्बर नाम के इस पेज को फॉलो कर सकते हैं। अब जो सेक्शन 6 का क्लोज 3 है वो बात करता है कि अगर डिसेबिलिटी क्या है कंटिन्यूस होती है टिल द डेथ ऑफ द एप्लीकेंट, मतलब अब जो डिसेबिलिटी है वो एप्लीकेंट की मृत्यु तक, मतलब उसका पीछे छोड़ दी नहीं, वो उससे सफर रहता है, उससे अफेक्ट हो है, मतलब उस अभी भी उस डिसेबिलिटी से ग्रसित है वो व्यक्ति। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ना, एलआर्स जिसको हम बोल देते हैं, वो सूट फाइल करने के लिए हमें पता है एलिजिबल होते हैं, और उनका टाइम पीरियड उनकी एप्लीकेंट की डेथ के बाद से शुरू हो जाएगा। अब क्या होता है, सेक्शन 6 का क्लोज 4 बोलता है कि अगर जो डिसेबिलिटी है वो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी हो जा मतलब है कंटिन्यूसली, जैसी वो उसकी जैसे ए की डेथ हुई, बी उसका सन था लेकिन बी भी क्या था, माइनर था। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब माइनर जो बी है वो मेजर हो जाएगा तब सूट फाइल करेगा, तब से उसका लिमिटेशन स्टार्ट होगा। इसका क्रक्स ये है कि सेक्शन 6 का क्लोज 4 ये बोलता है कि अगर डिसेबिलिटी कंटिन्यू होती है टिल द डेट ऑफ एप्लीकेंट, और उसके साथ ही उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी सफर कर रहे हैं किसी लीगल डिसेबिलिटी से, जो सेक्शन 6 के अंदर मेंशन कर रखी हैं 3 तरीके की उन डिसेबिलिटी से, तो क्या है उनका भी जो लिमिटेशन पीरियड है वो तब से शुरू होगा जब से उनकी जो डिसेबिलिटीज है वो सीज हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। अब बात करते हैं सेक्शन 6 के क्लोज 5 से। तो सेक्शन 6 का क्लोज 5 बात करता है कि अगर डिसेबिलिटीज मतलब क्या होता है, इफ द डिसेबिलिटीज आर एंडेड बट बिफोर इंस्टीट्यूटिंग सूट, मतलब अब क्या हुआ कि डिसेबिलिटीज एंड हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, सीज्ड हो चुकी हैं, लेकिन जैसे ही एप्लीकेंट सूट फाइल करने वाला था उससे पहले क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस केस के अंदर क्या होगा, जो डेथ के बाद रिमेनिंग पीरियड बचा हुआ है ना सूट फाइल करने के लिए, वो क्या है, वो एलआर्स को मिल जाएगा। एलआर्स अब उस रिमेनिंग पीरियड के अंदर सूट फाइल करने के लिए, सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए इंटाइटल्ड होंगे। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 6 के अंदर एक एक्सप्लेनेशन दी गई है कि माइनर के अंदर कौन इंक्लूड होता है। तो सेक्शन 6 बोलता है कि जो चाइल्ड मदर की वूम के अंदर है ना, वो भी सेक्शन 6 के पर्सपेक्टिव से माइनर के अंदर इंक्लूड होगा। अब जल्दी से सेक्शन 6 को सम अप करते हैं, क्योंकि ऐसे प्रोविजंस हमने बहुत जल्दी जल्दी में पढ़ लिए। अब इनको सम अप करते हैं एक चार्ट के थ्रू, इससे इजी हो जाएगा। सेक्शन 6 के अंदर 5 क्लॉज हैं। सेक्शन 6 का क्लॉज 1 बोलता है कि अगर बंदा डिसेबल्ड है, 3 तरीके की डिसेबिलिटी से ग्रसित है, वो कौन सी, जो सेक्शन 6 रिलेट करता है, माइनर, इंसेन है वो, या फिर इडियट है, तो जब उसकी ये तीनों डिसेबिलिटीज सीज्ड हो जाएंगी तब वो सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है।
और जो सेकंड क्लोज है वो बात करता है टू डिसेबिलिटीज हैं तो इंस्टीट्यूट कब होगा सूट, जब दोनों क्या है डिसेबिलिटीज सीज हो जाएंगी। अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्लोज बात करता है कि अगर डिसेबिलिटी कंटिन्यू होती है टिल द डेथ ऑफ द एप्लीकेंट तो इंस्टीट्यूट किसके थ्रू होगा सूट, उसके एलआरस के थ्रू होगा। अब जो फोर्थ है क्लोज फोर्थ, वो बात करता है कि अगर एलआर भी अफेक्टेड है उसी कंटिन्यूस किससे डिसेबिलिटी से, तो क्या हो जाएगा, वो कब इलेजिबल कब इंटाइटल होंगे सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए, जब उनकी डिसेबिलिटीज भी क्या है सीज्ड हो जाएंगी। उसके बाद बात आती है फिफ्थ क्लोज की। तो फिफ्थ क्लोज बोलता है कि डिसेबिलिटी एंड हो जाती है लेकिन सूट इंस्टीट्यूट करने से पहले ही एप्लीकेंट की मृत्यु हो जाती है, तो जो अब उनके पास जो रिमेनिंग पीरियड बचा है ना एप्लीकेंट का सूट इंस्टीट्यूट करने का, अब वो राइट किसके पास चला जाएगा, वो एलआरस के पास चला जाएगा। एलआरस उसी रिमेनिंग टाइम पीरियड के अंदर अंदर क्या सूट फाइल कर देंगे। अब इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं सेक्शन 6 के रिगार्डिंग। सबसे पहले हमारी इलस्ट्रेशन है जिसके अंदर ए क्या था, जब सूट इंस्टीट्यूट करना था तो वो क्या था, माइनर भी था और उसको मतलब इंसेन और हो जाता है वो। तो इस केस के अंदर क्या होगा, ए जो है वो स्यू करेगा विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ सेसेशन ऑफ बोथ डिसेबिलिटीज, जब उसकी दोनों जो तरीके की डिसेबिलिटीज हैं वो सीज हो जाएंगी। अब यहाँ 3 year हमने क्यों लिखा है वो हम पढ़ेंगे, तब वो हमें तब समझ आएगा जब हम सेक्शन 8 पढ़ेंगे। तो फिलहाल 3 years को अभी के लिए साइड कर दो। मतलब सिंपल सी बात है ये समझने वाली कि जब ए है जो अगर दो तरीके की डिसेबिलिटीज से ग्रसित है, वो इंसेन भी है और माइनर भी है, तो कब वो सूट फाइल कर सकता है, जब उसकी दोनों डिसेबिलिटीज क्या एंड हो जाएंगी। अब हमारी सेकेंड इलस्ट्रेशन है कि ए जो था वो था माइनर और उसका एक सन था बी, वो भी माइनर था। अब इस केस में क्या हुआ, ए जो था वो मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब जो बी है वो जब तक मेजर नहीं हो जाता तब तक वो सूट फाइल नहीं कर सकता एज पर दी लिमिटेशन एक्ट 1963 सेक्शन 6। अब कुछ इसेंशियल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि सेक्शन 6 के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट इसेंशियल एलिमेंट्स है। सबसे पहला कि जो सेक्शन 6 है वो एप्लीकेबल होता है सूट्स और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पर। जो सेकंड इसेंशियल है वो ये है कि जो डिसेबिलिटी हो रही है किसी पर्सन को वो कैसी होनी चाहिए, वो कंटिन्यूस नेचर की होनी चाहिए, मतलब कोई टाइम गैप नहीं होना चाहिए उसकी डिसेबिलिटीज के अंदर और कॉज ऑफ एक्शन जब अराइज हुआ उसके बीच। इनिशियल इनिशियल का मतलब भी यही है कि जिस वक्त कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ उसी वक्त उसको मतलब वो ग्रसित होना चाहिए। जो सेक्शन 6 के अंदर 3 डिसेबिलिटीज बता रखी है उनमें से किसी एक से, और अगर उसको सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी हो रही है तो वो बेनिफिट नहीं ले सकता सेक्शन 6 का। सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी मतलब क्या होता है कि कॉज ऑफ एक्शन कॉज ऑफ एक्शन जब अराइज हुआ उसके बाद थोड़े दिन के बाद उसको कुछ मतलब वो इडियट बन गया, एकदम इडियट तो नहीं हो सकता, खैर इंसेन हो गया, ठीक है, तो वो बेनिफिट नहीं ले सकता फिर सेक्शन 6 का। और जो थर्ड इसेंशियल एलिमेंट है वो है कि जो डिसेबिलिटी है वो उस पर्सन को उस वक्त होनी चाहिए जिस वक्त वो इंटाइटल है स्यू करने के लिए। और जो फोर्थ इसेंशियल है वो बोलता है द पर्सन मस्ट ऑलरेडी बी अंडर अ डिसेबिलिटी, और उस वक्त जिस वक्त उसके पास राइट उसका अराइज हो रहा है ना सू करने का, उस वक्त क्या है वो डिसेबिलिटी से ग्रसित है, ऑलरेडी उसको डिसेबिलिटी हो रखी है वो। और जो फिफ्थ है essential वो बात करते हैं द प्रिविलेज अंडर सेक्शन 6 इज एक्सटेंडेड ओनली टू द प्लेंटिफ्स नॉट टू द डिफेंडेंट्स। जो सेक्शन 6 के प्रोविजंस हैं प्रिविलेजेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लेंटिफ्स को मिलते हैं, डिफेंडेंट्स को नहीं। तो ये थे कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स सेक्शन 6 के रिगार्डिंग। अब बढ़ते हैं आगे।
अब बात करते हैं डिसेबिलिटीज ऑफ वन ऑफ सेवरल पर्संस की। सेक्शन 6 के अंदर हमने जनरल रूल पढ़ा कि अगर किसी व्यक्ति को कोई डिसेबिलिटी है तो उसके जो टाइम पीरियड है वो कब से शुरू होगा, कैसे शुरू होगा। लेकिन जो सेक्शन 7 है वो बात करता है स्पेशल रूल की। इसके अंदर क्या हुआ बताया गया है कि अगर कोई डिसेबिलिटी है एक या फिर एक से ज्यादा व्यक्तियों को, तो उस केस के अंदर क्या होगा। तो चलिए पढ़ते हैं सेक्शन 7। Section 7 of the Limitation Act 1963 deals with the disability of one of several persons. ये किससे डील करता है? उन व्यक्तियों से डील करता है जो एक से ज्यादा है और उनको कोई डिसेबिलिटी है। It is an exception of the general rule described under Section 6 of the Limitation Act 1963 और ये एक एक्सेप्शन की तरीके से काम करता है सेक्शन 6 के लिए। If one of several persons jointly entitled to sue is under a disability, अब क्या है कुछ वन ऑफ सेवरल पर्सन्स हैं, दो या दो से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा, एक से तो ज्यादा ही होंगे क्योंकि सेवरल, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति हैं जॉइंटली इंटाइटल हैं, जैसे कि कुछ पार्टनर्स हो सकते हैं, ठीक है, पार्टनर्स वगैरह हैं, जॉइंटली इंटाइटल है स्यू करने के लिए। तो उस केस के अंदर क्या होगा, अगर उनमें से कोई एक डिस्चार्ज कर देता है, डिस्चार्ज कैन बी गिवन विदाउट हिज कंसेंट, देन टाइम विल बी रन। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे ए बी सी ये तीनों पार्टनर्स हैं। डी है जो उसने लोन ले रखा है इनसे 10,000 का। अब ए बी और सी जो है उनमें क्या है, सी जो है वो है माइनर। तो ए के पास राइट है, उसके पास राइट है, वो डिफेंडेंट को बोल सकता है कि भाई मैं तुझे डिस्चार्ज करता हूँ, तुझे सी के अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी पे नहीं करनी है, तू हमें बस हम दोनों को जो हमारे मतलब है डेट्स हैं वो चुका दे। तो इस केस के अंदर क्या होता है, ये दे सकते हैं और ये डिस्चार्ज दे सकता है वो व्यक्ति बिना सी की परमिशन के। और जो टाइम पीरियड है वो रन होगा इन सब के अगेंस्ट, मतलब अब से अगर जब से उसने डिस्चार्ज दे दिया, ए और बी ने जब से डिस्चार्ज दे दिया, तब से क्या है सी के अगेंस्ट भी, ए बी सी तीनों के अगेंस्ट ही लिमिटेशन का जो टाइम पीरियड है वो रन होना शुरू हो जाएगा। हाउएवर इफ नो सच डिस्चार्ज कैन बी गिवन, अगर कोई डिस्चार्ज नहीं दिया जाता तो टाइम क्या है, रन नहीं होगा। बट टाइम स्टार्ट रनिंग व्हेन वन ऑफ देम बिकम्स कैपेबल, पर टाइम कब से शुरू होगा, अगर उनमें से अगर वो तीनों डिसेबल्ड हैं तो उनमें से जब तक कि एक कैपेबल नहीं हो जाता डिस्चार्ज करने के लिए, तब तक टाइम पीरियड शुरू नहीं होगा। अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन की। अभी हमने डिस्कस की कि ए ने लोन ले रखा है 10,000 का, किससे, बी सी और डी से, हु आर पार्टनर्स, जो कि क्या है पार्टनर्स। अब बी इनमें से क्या है, इनसेन है, सी माइनर है, डी में स्यू एंड टाइम रन्स अगेंस्ट देम ऑल। अब यहाँ डी कैसे स्यू कर सकता है, देखो बी इनसेन है, सी माइनर है, डी के पास राइट आ गया ना, वो पार्टनर्स है, डी के पास राइट आ गया कि वो डिफेंडेंट को क्या, जो ए है उसको क्या कर सकता है, उसको बोल सकता है कि तुझे इनकी कोई डेट्स वगैरह पे नहीं करनी, तू मुझे मेरी डेट्स पे कर दे। तो ये जो टाइम पीरियड है, अब लिमिटेशन सूट इंस्टीट्यूट करने का जो लिमिटेशन पीरियड है, अब वो रन होना शुरू हो जाएगा अगर डी ने क्या है डिस्चार्ज कर दिया ए को उसकी लाइबिलिटी से बी और सी के अगेंस्ट। और इसके अंदर क्या होता है कि डी जो है पार्टनर्स हो गए, ये ऐसे केसेस के अंदर जब पर्सन जॉइंटली इंटाइटल होते हैं सूट करने के लिए, सूट फाइल करने के लिए, सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए, तो उस केस के अंदर क्या है, जो एक कैपेबल व्यक्ति है वो उन विदाउट कॉन्करेंस, बिना उन दोनों पार्टनर्स की या तीनों पार्टनर्स की, जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी, डिसेबल्ड पार्टनर्स हैं उनकी कंसेंट के बिना डिस्चार्ज दे सकता है। और अब हम बात करते हैं केस की, जो कि है श्रीमती उषा रानी बनर्जी एंड अदर्स वर्सेस
प्रीमियर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का। इस केस के अंदर क्या गया है, सेक्शन 7 को इंटरप्रेट किया गया था एज एन एक्सेप्शन टू द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 6। अभी जो हमने पढ़ा है बिल्कुल वही है, उसकी ये डिक्टेशन कह सकते हैं हम, वही लिखी हुई है, आप लोग पढ़ लेना। अब इसको जल्दी से सम अप करते हैं अपने चार्ट फॉर्म में। जॉइंटली इंटाइटल्ड पर्सन की बात करता है सेक्शन 7 कि जॉइंटली इंटाइटल्ड जो पर्सन होते हैं उनके केस में अगर कोई डिसेबल्ड हो जाता है तो टाइम पीरियड का क्या होगा। तो इसके अंदर दो ही सिचुएशंस दे रखी है। पहली दे रखी है कि एक्सेप्ट वन ऑफ देम अफेक्टेड, अगर उनमें से एक को छोड़कर बाकी अफेक्टेड हैं तो क्या है, जो बिल्कुल कॉम्पिटेंट है वो गिव कर देगा कॉन्करेंस, तो टाइम क्या होएगा, डिस्चार्ज कर देगा। विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ अदर्स तो टाइम विल रन अगेंस्ट देम ऑल। और दूसरी सिचुएशन क्या दे रखी है, इफ नो डिस्चार्ज, अगर कोई डिस्चार्ज नहीं किया गया है, क्यों, क्योंकि वो सब के सब क्या है, वो है डिसेबल्ड है, तो तब तक टाइम पीरियड नहीं होगा शुरू जब तक कि उनमें से कोई एक कैपेबल ना हो जाए और डिस्चार्ज ना दे दे। यही दो सिचुएशंस की बात करता है सेक्शन 7। अब देख लेते हैं फीचर्स ऑफ सेक्शन 7। सेक्शन 7 के क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले जो सेक्शन 7 है वो डील करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर सेवरल पर्सन्स आर जॉइंटली इंटाइटल्ड। सेक्शन 7 किन की बात करता है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की बात करता है, जहां बहुत सारे पर्सन क्या है, जॉइंटली इंटाइटल है सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए। फीचर्स नंबर सेकंड है कि इट कंटेम्पलेट्स द लीगल कैपेसिटी टू गिव डिस्चार्ज। ये लीगल कैपेसिटी कंटेम्पलेट करता है क्या करने के लिए, डिस्चार्ज करने के लिए डिफेंडेंट को उसकी डेट्स से विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द पर्सन अंडर डिसेबिलिटी, बिना उनकी परमिशन के, बिना उनकी कंसेंट के जो पर्सन क्या है, डिसेबिलिटी से ग्रस्त है। अब बात करते हैं थर्ड फीचर की। सेक्शन 7 का जो थर्ड फीचर है वो बात करते हैं दिस सेक्शन अप्लाइज टू डिस्चार्ज फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ लाइबिलिटी। अब जो सेक्शन फीचर नंबर 3 है वो ये बात करता है कि जो सेक्शन नंबर 7 है वो अप्लाई करता है कि जो कैपेबल व्यक्ति है वो डिस्चार्ज कर सकता है डिफेंडेंट को किसी भी काइंड की लाइबिलिटी से, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में हो चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में हो। अब बात करते हैं फोर्थ फीचर की, जो कहता है कि अंडर दिस सेक्शन कर्ता ऑल्सो इंटाइटल्ड टू गिव डिस्चार्ज। अब जो जॉइंट फैमिलीज होती हैं उनकी जो फैमिली का मुख्य होता है उसको हम बोलते हैं कर्ता। जो कर्ता है वो भी इंटाइटल है इस सेक्शन के अंदर डिस्चार्ज करने के लिए विदाउट कॉन्करेंस ऑफ अदर मेंबर्स, उसको दूसरे जो मेंबर्स है उनकी परमिशन की नीड नहीं है यहाँ की। जो कि बात करता है स्पेशल एक्सेप्शन, इसकी जो हेडिंग है वही दे रखी है स्पेशल एक्सेप्शन। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 8 क्या बात करता है। सेक्शन 8 बात करता है कि जो सेक्शन 6 और सेक्शन 7 बात कर रहे हैं, सेक्शन 6 के प्रोविजंस और सेक्शन 7 के प्रोविजंस वो एप्लीकेबल नहीं होते राइट ऑफ प्रीएम्पशन के ऊपर। अब देखते हैं राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्या होता है। राइट ऑफ प्रीएम्पशन का मतलब होता है प्रीएम्पशन मीन्स राइट ऑफ नियर बाय पर्सन टू परचेजिंग समथिंग। इसको हम नेबर का राइट भी बोल सकते हैं। इन लेम अगर एज अ लेमैन हम समझे इसको तो हम बोल सकते हैं नेबर का जो राइट्स होते हैं। इलस्ट्रेशन देखते हैं, ए एंड बी इज ऑनर ऑफ देयर हाउस। ए और बी ऑनर है हाउस के, अलग अलग हाउसेस के, लेकिन वो जो हाउसेस है वो क्या है, एक दूसरे को मतलब जोड़ते हैं, अटैच्ड है एक दूसरे से बिल्कुल। जैसे कि एक वॉल के ऊपर, इधर वॉल के लेफ्ट साइड ए का हाउस है, राइट साइड बी का हाउस है। तो ऐसे केस में क्या होता है, बी जो है वो सेल कर देता है अपना हाउस सी को, जो कि एक स्ट्रेंजर है ए के लिए। ए के लिए तो स्ट्रेंजर है ना सी। तो इस जो प्रियम्पशन है, इस राइट के अंदर क्या होता है, जो ए है
एज अ प्री एम्प्टर उसके पास ये लीगली राइट आ जाता है कि वो रीपरचेज कर सकता है उसी हाउस को सी से उसी सेम प्राइस के ऊपर जिस पे बी ने उसको सोल्ड किया था। तो ये होता है प्री एम्प्शन। अब बढ़ते हैं आगे। ये तो था सेक्शन 8 का फर्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं सेक्शन 8 के सेकंड पार्ट की, जो बात करता है एक्सटेंशन पीरियड की। ये जो एक्सटेंशन पीरियड है ये किससे रिलेटेड है? ये सेक्शन 6 और सेक्शन 7 से रिलेटेड है। कैसे? इसके अंदर बोला गया है कि द एक्सटेंशन नॉट इंक्लूड फॉर मोर देन 3 years फ्रॉम द cessation of disabilities or the death of the person affected thereby। कि ये जो एक्सटेंशन है ना वो 3 साल से ज्यादा की हम अलाउड नहीं कर सकते, सेक्शन 8 बोलता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, इजीली समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम सिचुएशन बेस्ड देखेंगे। सबसे पहले हम सिचुएशन नंबर 1 देखते हैं। कोज ऑफ एक्शन राइज हुआ इस दिन को। फॉर एग्जाम्पल कोज ऑफ एक्शन राइज होता है कब को? 2002 को मान लेते हैं, चलो कोज ऑफ एक्शन राइज हुआ। तो जो सूट फाइल करने का जो टाइम पीरियड था वो था 12 ईयर्स, मानकर चलते हैं कि 12 ईयर्स टाइम पीरियड था सूट इंस्टीट्यूट करने का। लेकिन जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ वो व्यक्ति क्या था? लीगली डिसेबल्ड था। सेक्शन 6 की कोई जो 3 डिसेबिलिटीज बता रखी हैं उनमें से किसी एक या फिर 2 या फिर 3, तीनों डिसेबिलिटीज से वो ग्रसित था। अब टोटल टाइम पीरियड उसके पास 12 ईयर्स था सूट इंस्टीट्यूट करने का। लेकिन क्या होता है 2005 के अंदर या फिर कभी भी आगे जाकर उसकी जो क्या है डिसेबिलिटी है वो सीज हो जाती है। अब उसके पास कितना टाइम पीरियड बचता है? अब उसके बाद 12 साल में से अगर हम माइनस करें तो 3 साल का उसके पास टाइम पीरियड बच जाता है। जिस दिन से उसकी लीगल डिसेबिलिटी सीज हुई उस अगले दिन से उसके पास अभी भी 12 साल में से 3 साल पड़े थे सूट फाइल करने के लिए। तो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड कितना था? 12 ईयर्स था। अभी उसके पास कितने रह गए? 3। तो जो सेक्शन 8 है ना उसको इस तरीके से एप्लीकेबल करते हैं यहाँ कि जो सेक्शन 8 बोल रहा है कि आप 12 साल क्यों दोगे अब उसको? अब 12 साल ना देकर उसको 3 साल का ही टाइम पीरियड दो। मैक्सिमम 3 साल का होना चाहिए, उस 3 से नहीं। अब यहाँ देने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उसके पास 3 साल बच रहे थे। तो यही है सेक्शन 8। अब बात करते हैं सिचुएशन नंबर 2 की कि अगर 3 साल से कम साल बच रहे हो तो क्या होगा। अब फॉर एग्जाम्पल वही कोज ऑफ एक्शन राइज होता है इस दिन और उसके पास प्रिस्क्राइब्ड पीरियड था 12 ईयर्स का। जिस दिन उसकी लीगल डिसेबिलिटी सीज हुए उससे अगले दिन से उसके पास 2 साल का टाइम पीरियड बचता है। अब इस केस में क्या होगा, क्योंकि हमें तो सेक्शन 8 बोलता है कि 3 साल से एक्सटेंड नहीं करना है, तो यहाँ पे या क्या होगा उसको 1 साल और मिल जाएगा सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए। तो 2+1 = 3 years का टाइम पीरियड अब भी उसके पास है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिचुएशन की। सिचुएशन नंबर 3। सिचुएशन नंबर 3 बोलती है कि जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ तब से लेकर उसके पास प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए 12 ईयर्स का। लेकिन जिस दिन उसकी डिसेबिलिटी सीज हुई उस दिन उसके पास थे 5 ईयर्स। तो इसके अंदर क्या होगा, एज पर द रूल ऑफ सेक्शन 8, जो सेक्शन 8 के रूल्स हैं उसके रिगार्डिंग क्या है, लिमिटेशन एक्ट ओनली 3 years एक्सटेंशन अलाउड करता है। कि जो लिमिटेशन है वो कितनी? 3 years की। अब इसके पास 5 साल ऑलरेडी है तो इसको और ज्यादा एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। जितना टाइम इसके पास बचा हुआ है उसके अंदर क्या है वो सूट फाइल कर सकता है। तो ये थे हमारे सेक्शन 6, 7 और सेक्शन 8, जो कि बहुत ही इजी और इफेक्टिव तरीके से हमने किए हैं। चार्ट फॉर्म्स के अंदर हमने इसको समझने की कोशिश की है, केस लॉज के साथ हमने इसको समझा है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं सेक्शन 9 और उसकी कुछ एक्सेप्शंस। तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल शिक्षा चैम्बर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बाय बाय गाइस।